Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 October 2022. Let's begin today's important class for upcoming nursing recruitment exams. First question is: the nurse overhears the patient care assistant speaking harshly to the client with dementia. The charge nurse should: मान लीजिए हॉस्पिटल में आप चार्ज नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, हेड नर्स इंचार्ज नर्स के रूप में काम कर रहे हैं। किसी डिमेंशिया वाले पेशेंट से एक पेशेंट केयर असिस्टेंट बहुत ही कठोरता से बात कर रहा है, हार्शली बात कर रहा है। इस सिचुएशन में एज अ चार्ज नर्स आप क्या करेंगे? डिमेंशिया के पेशेंट का मतलब है कि उसकी याददाश्त का कमजोर होना, मेमोरी का लॉस होना। ऑप्शन ए, चेंज द नर्सिंग असिस्टेंट्स असाइनमेंट। इस पेशेंट केयर असिस्टेंट को हम दूसरा पेशेंट दे देंगे। ऑप्शन बी, एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट। हम नर्सिंग असिस्टेंट से पूछेंगे कि आप क्यों पेशेंट से हार्शली बात कर रहे हैं, कठोरता से बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी, डिस्कस द मैटर विद क्लाइंट्स फैमिली। हम इस घटना को पेशेंट की फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे। ऑप्शन डी, इनिशिएट अ ग्रुप सेशन विद द नर्सिंग असिस्टेंट। हम इस नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ग्रुप सेशन शुरू करवाएंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपके वार्ड में जिसके आप इंचार्ज हैं, वहां पर पेशेंट केयर असिस्टेंट एक डिमेंशिया वाले पेशेंट से बहुत ही ज्यादा हार्शली बात कर रहा है, कठोरता से बात कर रहा है। ऐसा होता देख एज अ चार्ज नर्स आप इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेंगे? आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन डी की, इनिशिएट अ ग्रुप सेशन विथ नर्सिंग असिस्टेंट। ग्रुप सेशन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सबसे पहला एक्शन आपके द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स में इसे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। सो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। ऑप्शन सी कहता है कि हम इस घटना को क्लाइंट की फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत रहेगा। यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो सिचुएशन है वो और ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए कहता है कि हम इस नर्सिंग असिस्टेंट का जो असाइनमेंट है, यानी इसे जो डिमेंशिया वाला पेशेंट केयर करने के लिए दिया गया है, इसे बदल देंगे। इस नर्सिंग केयर असिस्टेंट को हम कोई और पेशेंट केयर के लिए दे देंगे। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आखिरी में बचता है और यही सही जवाब है। आपने देखा कि केयर असिस्टेंट किसी डिमेंशिया पेशेंट से बहुत ज्यादा हार्शली बात कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसके पास जाएंगे और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पेशेंट के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या मैटर है। ये सब चीज जानने के बाद आप आगे फर्दर एक्शन ले सकते हैं। चाहे तो आप उसे दूसरा पेशेंट केयर के लिए दे दें, या फिर ग्रुप सेशन शुरू करवाएं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना रहेगा, और इसके लिए आपको नर्सिंग असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी डेवलप्स। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, जब शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद हों तब। ऑप्शन बी, ऑन एक्सपोजर टू कंटेजियस डिजीज, किसी कम्युनिकेबल डिजीज के संपर्क में आने के बाद। ऑप्शन सी, आफ्टर हैविंग अ इन्फ्लामेटरी इलनेस, इन्फ्लामेटरी इलनेस होने के बाद। ऑप्शन डी, व्हेन रेसिस्टेंस इज लो, जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो तब इम्यूनिटी डेवलप होती है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। जब आप किसी कम्युनिकेबल या कंटेजियस डिजीज के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में इस डिजीज को हटाने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। यही चीज इम्यूनिटी कहलाती है। किसी भी डिजीज के संपर्क में आने के बाद, या यूं कहें किसी भी डिजीज के होने के बाद, हमारे शरीर में उसके लिए इम्यूनिटी तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज। किसी न्यूबॉर्न बेबी में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, ये आपको बताना है। 150 ml, 90 ml, 180 ml, 200 ml। The right answer is option A। किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी 150 ml होती है। आइए इसके बारे में जान लें एग्जैक्टली ये होता क्या है। नोट कीजिएगा, लंग कैपेसिटी इसे आप टोटल लंग कैपेसिटी भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लंग्स की क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी यानी पूरे फेफड़े में हवा भरने की क्षमता। जब किसी व्यक्ति के द्वारा जितना सांस अंदर लिया जा सकता हो उसे ले लिया जाए, और उस समय लंग्स के अंदर जितनी एयर मौजूद हो उसे यदि हम माप लें तो ये टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। एक बार फिर से देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स अपॉन मैक्सिमम एफर्ट ऑफ inspiration is called total lung capacity। Volume of air in lungs after maximum effort of inspiration is called lung capacity और total lung capacity। अब यहां से दो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये पूछा जा सकता है कि अडल्ट के अंदर लंग कैपेसिटी कितनी होती है और न्यूबॉर्न के अंदर लंग कैपेसिटी कितनी होती है। ये दो चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा, एक एवरेज हेल्दी अडल्ट के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर्स होती है। 6 लीटर्स, या इसे आप
6000 ml भी कह सकते हैं। 6 लीटर या 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी होती है अडल्ट के अंदर। वहीं अगर न्यूबॉर्न बेबीज की बात की जाए तो लगभग 150 ml यानी 150 ml टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a preparation of choice for a patient who has been admitted in emergency department with an open contaminated injury and no recent history of tetanus immunization? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी के दौरान आप किसी ऐसे पेशेंट को रिसीव करते हैं जिसमें ओपन कंटैमिनेटेड इंजरी है, यानी कि पेशेंट को चोट लगी है और उस चोट की जगह काफी बड़ा घाव बना है और इस घाव पर डस्ट है, सॉइल्ड है। इस सिचुएशन में पेशेंट को प्रीवियसली किसी भी प्रकार का टिटनेस वैक्सीन भी नहीं लगा है। इस सिचुएशन में अब आप इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जो कि इस पेशेंट में टिटनेस की से बचाव हेतु दिया जा सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, ओपन कंटैमिनेटेड वुंड है, पहले उसे किसी भी प्रकार का टिटनेस इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन टिटनेस को प्रिवेंट करने का कौन सा होगा, ये आपको बताना है। डीटीपी वैक्सीन, टिटनेस टॉक्सॉइड, टिटनेस एंटीटॉक्सिन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। The right answer is option C। यहां पर हम टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इस्तेमाल करेंगे। आइए वन बाय वन सभी के बारे में जान लेते हैं। रैशनल की बात करते हैं। यहां पर डीटीपी वैक्सीन लिखा गया है। डीटीपी, इसे आप डीपीटी कह सकते हैं। यह वह कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है जो कि हमें 3 डिजीज से प्रिवेंशन देता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। D for diphtheria, P for pertussis and T for tetanus। ये हमें 3 डिजीज से प्रिवेंशन देता है और इसे ही हम टिटनेस टॉक्सॉइड के नाम से भी जानते हैं और टिटनेस टॉक्सॉइड भी इसे ही हम कहते हैं। तो यहां पर डीपीटी या डीटीपी ये नहीं होगा, इसी का दूसरा नाम है टिटनेस टॉक्सॉइड। तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके नहीं हो सकते, बिकॉज डीपीटी वैक्सीन या टिटनेस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन हम उस सिचुएशन में लेते हैं जब हमें कोई हल्की फुल्की चोट लगी हो या फिर क्लोज्ड वुंड हो, कंटेमिनेशन का इतना रिस्क नहीं हो, या फिर चोट लगने से पहले हम इसे लगा सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। लेकिन आपका ये जो पेशेंट है इमरजेंसी में आपके पास आया है और इसकी शरीर पर जो चोट है, जो घाव है, वो काफी ज्यादा बड़ा भी है और कंटेमिनेटेड है, यानी चोट लगने के बाद वहां पर डस्ट आदि या कोई सब्सटेंस ओपन वुंड के कांटेक्ट में आ चुका है और वहां पर हो सकता है कि टिटनेस के जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी वो भी पहुंच चुका हो। तो इस क्लाइंट के अंदर टिटनेस होने की संभावना अब मैक्सिमम है। अगर आप इसे टिटनेस टॉक्सोइड का वैक्सीन देंगे तो इस वैक्सीन से इम्यूनिटी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बनने में बहुत समय लग जाएगा और तब तक क्लाइंट में ये डिजीज हो सकता है हो जाए।
तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, तुरंत एक्शन के लिए हम डायरेक्ट टिटनस एंटीटॉक्सिन दे देंगे। टिटनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन के अंदर पहले से ही तैयार इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो सीधे शरीर में जाकर अपना एक्शन शुरू कर देंगे और जो टिटनस का बैक्टीरिया है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्लाइंट में रिस्क ऑफ इंफेक्शन हाई होने के कारण डायरेक्ट टिटनस एंटीटॉक्सिन देंगे और टिटनस एंटीटॉक्सिन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इसे आप चाहें तो नोट कर लें। टिटनस एंटीटॉक्सिन को हम एंटी टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। एंटी टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर आप कई बार इसे टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन भी कहते हैं सिंपली। ये किसी भी नाम से आपको अवेलेबल मिल सकता है। होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से लगभग सभी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल 2 डिस्क्राइब्स। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स में जो शेड्यूल 2 है 2016 के अनुसार, वो हमें क्या बताता है या ये किससे संबंधित है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शंस। ऑप्शन बी कहता है स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ऑप्शन सी कहता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड authorities and the corresponding duties। ऑप्शन डी कहता है लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स और बैग्स, लेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स और कंटेनर्स। यहां पर 2016 में आए अमेंडमेंट के बाद की बात पूछी जा रही है। 1998 के शेड्यूल से आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 2016 में आए बदलाव के बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का शेड्यूल 2 किस प्रकार से बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करना है, डिस्पोज करना है, इसके बारे में हमें बताता है। आइए इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्टली नोट डाउन कर लें। सबसे पहले लिखिए शेड्यूल 2 बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998। 1998 के अंदर आए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के शेड्यूल 2 के अंदर क्या चीज थी, इसे नोट करिएगा। इट कैटेगराइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट according to color code, type of container, waste category,
and treatment options. गौर करिएगा, 1998 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट रूल का शेड्यूल 2 किससे संबंधित था? ये बायोमेडिकल वेस्ट को कैटेगराइज करता था, क्लासिफाई करता था कि किस प्रकार का कलर कोड है इसके बिहाफ पर, किस टाइप के कंटेनर में इसे डाला जाएगा, इसके हिसाब से किस कैटेगरी का वेस्ट है, और इसे डिस्पोज करने के लिए डिस्पोज करने से पहले कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये सभी चीजें शेड्यूल 2 1998 के अनुसार आती थी। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जो 2016 के अंदर इंक्लूड किया गया है, चेंज किया गया है, उसके बारे में हेडिंग लिखिएगा शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016. It include standards for treatment, standards for treatment and disposal of biomedical waste and disposal of biomedical waste including plasma pyrolysis and dry heat sterilization. ये बात यहां से इंपॉर्टेंट रहेगी। बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 के शेड्यूल 2 में बताया गया है कि किस प्रकार से बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा और कैसे इसे डिस्पोज किया जाएगा। इस टेक्निक के अंदर प्लाज्मा पायरोलाइसिस और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये है स्टेटमेंट, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is teaching staff members about the legal terminology used in child abuse. What definition of battery should nurse include in the teaching? आप अपने जूनियर स्टाफ को लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता रहे हैं चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड। आपके द्वारा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी डेफिनेशन बैटरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी? एक बार फिर से समझिएगा, बैटरी शब्द की परिभाषा क्या है, इन चारों ऑप्शंस में से वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 कहता है मेलिंगिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर while threatening to do bodily harm. ऑप्शन 2 कहता है a legal wrong committed by one person against property of other. ऑप्शन 3 कहता है application of force to another person without lawful justification. ऑप्शन 4 कहता है behaving in a way that a reasonable person will the same education would not.
The right answer is option 3. जब आप किसी क्लाइंट को या किसी पर्सन को, पेशेंट को बिना किसी उचित उद्देश्य के, बिना किसी वैलिड पर्पस के टच करते हैं या फिर रॉन्ग वे से टच करते हैं तो ये सिचुएशन बैटरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हाइड्रोसिफेलिस इज। किसी क्लाइंट में यदि हाइड्रोसिफेलिस हो जाए तो इस कंडीशन के ट्रीटमेंट हेतु हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? बीटी शंट, ग्लैंड शंट, बाई डायरेक्शनल शंट या फिर वीपी शंट? The right answer is option D, वीपी शंट। हाइड्रोसिफेलिस हो जाने पर वीपी शंट को हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए वन बाय वन सभी पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं शॉर्टली। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे कि एग्जैक्टली हाइड्रोसिफेलिस शब्द का मतलब होता क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो ये हाइड्रोसिफेलिस वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसका क्या मीनिंग होता है इसके बारे में बात करेंगे। नोट करिएगा, हेडिंग लिखिएगा, हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस इंक्रीज फ्लूइड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF इन ब्रेन्स वेंट्रिकल्स। अगर हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर CSF की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन हाइड्रोसिफेलिस कहलाती है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम वीपी शंट का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वीपी शंट वीपी शंट का फुल फॉर्म होता है वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपी शंट। एक डायग्राम के थ्रू इसे हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन के ब्रेन के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगा, CSF की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होने लगी। तो अब इस CSF को ब्रेन से हम यदि निकाल दें तो ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। एक बार फिर से समझिएगा, मान लीजिए किसी पेशेंट के ब्रेन में CSF की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होने लगी जिसके कारण वहां पर फ्लूइड प्रेशर बढ़ने लगा और क्लाइंट में एबनॉर्मल सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगे। अब यदि इस चीज को हमें ट्रीट करना है तो किसी भी तरह से यदि हम यहाँ पर मौजूद एक्स्ट्रा CSF को बाहर निकाल दें तो ये कंडीशन ठीक हो सकती है। और इस प्रोसेस में, इस पर्पस के लिए सर्जरी द्वारा ब्रेन के वेंट्रिकल्स में एक ट्यूब को लगा दिया जाता है और ये ट्यूब ब्रेन के वेंट्रिकल से CSF को निकालकर सीधे पेरिटोनियल कैविटी में ले आती है और इससे जो CSF का ड्रेनेज है
लगातार होता रहता है और ब्रेन में CSF की मात्रा ज्यादा नहीं होती, क्लाइंट में सिम्टम्स नहीं आते, यही चीज वेंट्रिक्युलो पेरिटोनियल शंट के नाम से जानी जाती है। वीपी शंट एक डिवाइस है जिसे सर्जरी द्वारा ब्रेन से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके द्वारा लगातार ब्रेन में मौजूद एक्सेसिव CSF का लगातार वहां से ड्रेनेज होता रहता है और ये CSF वहां से निकलकर पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन करवा दिया जाता है जहां पर ये आगे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बारे में चाहे तो आप नोट करिएगा। वीपी शंट सर्जिकली placed between brain and peritoneal cavity. Its purpose to drain out excess CSF from brain to treat hydrocephalus condition। होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे कि हमारे ब्रेन में एक्सेसिव CSF को ब्रेन से बाहर निकालने के लिए सर्जरी द्वारा एक पाइप लगा दिया जाता है, एक ट्यूब लगा दी जाती है जो ब्रेन और पेरिटोनियल कैविटी से कनेक्टेड रहती है। इस ट्यूब का काम है ब्रेन के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा CSF को पेरिटोनियल कैविटी तक लेकर आना। यही चीज वीपी शंट या वेंट्रिक्युलो पेरिटोनियल शंट के नाम से जानी जाती है। शंट शब्द का मतलब होता है दो चीजों के बीच का कनेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट शंट की, बीटी शंट की। ऑप्शन ए में दिया गया है बीटी शंट। क्या है ये, नोट करिएगा। बीटी शंट, बीटी शंट, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लेलॉक थॉमस टॉसिंग शंट। ब्लेलॉक थॉमस टॉसिंग शंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसका पर्पस क्या होता है इसे जान लेते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से सफरिंग बच्चों में लंग्स तक ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स lungs in congenital heart disease patients। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से सफरिंग पेशेंट्स में लंग्स तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो इस ब्लड के फ्लो को लंग्स तक बढ़ाने के लिए हम इस बीटी शंट या ब्लेलॉक थॉमस टॉसिंग शंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लिखना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा
पल्मोनरी एट्रेसिया, पल्मोनरी एट्रेसिया की कंडीशन में बीटी शंट यूज किया जा सकता है। बेसिकली इन दोनों ही कंडीशन के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि बच्चे में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर न हो पाने के कारण उसका शरीर नीला पड़ जाता है, इसे आप ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट और पल्मोनरी एट्रेसिया जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है। और इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर ट्रीटमेंट के रूप में बीटी शंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से हम बच्चे के लंग्स तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड को पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर के शंट की। ऑप्शन बी के अंदर है ग्लेन शंट। नोट करिएगा, ग्लेन शंट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। नॉर्मल क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का हार्ट है, ये 4 चैम्बर्स हैं, ये वॉल्स हो गए, यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा आती है ब्लड लेकर, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड है सुपीरियर वेना कावा से यहाँ तक पहुँचता है हार्ट के राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से निकलकर राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी और फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स इसे ऑक्सीजनेटेड करके आगे वापस लेफ्ट एट्रियम में डिलीवर करते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे में जन्म के साथ ही ये जो राइट साइड ऑफ हार्ट है इसमें कोई एनाटॉमिकली प्रॉब्लम है, मान लीजिए वाल्व प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाए हैं, तो अब ये बच्चे का जो ब्लड है पर्याप्त मात्रा में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक शंट लगा देते हैं, एक बाईपास चैनल बना देते हैं, जिसके थ्रू सुपीरियर वेना कावा से आ रहा ब्लड सीधे ही पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है और उसे हार्ट के इस राइट साइड वाले पोर्शन में राइट साइड चैम्बर के अंदर नहीं जाना पड़ता, सीधे ही यहां से डायरेक्ट आ जाता है। तो यही शंट जो है ग्लेन शंट के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में कंजेनाइटल रूप से राइट साइड ऑफ हार्ट में कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मेलिटी है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड सुपीरियर वेना कावा से आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में नहीं पहुंच पा रहा है किसी रुकावट के कारण, तो हम सुपीरियर वेना कावा को पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्टली एक शंट के थ्रू जोड़ देते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में ब्लड लंग्स तक पहुंच सके। इस शंट को हम ग्लेन शंट के नाम से जानते हैं। जनरली साइनोटिक हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में इस शंट का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which finding indicate confirmed diagnosis of HIV/AIDS? किसी व्यक्ति को HIV/AIDS है, इसे कंफर्म पता करने के लिए कौन सी फाइंडिंग हेल्पफुल रहेगी? CD4 सेल काउंट 1000 सेल्स पर mm क्यूब होना, 600 सेल्स पर mm क्यूब होना, 200 सेल्स पर mm क्यूब होना या 400 सेल्स पर mm क्यूब होना। CD4 सेल काउंट कितने से कम होने पर हम ये कंफर्म मान लेंगे कि क्लाइंट में HIV/AIDS हो चुका है? यस, बिल्कुल सही है आप, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब भी किसी व्यक्ति को ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोवायरस से इंफेक्शन होता है, तो इस इंफेक्शन के बाद
कुछ सालों बाद इसे एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है और इस एड्स कंडीशन के अंदर क्लाइंट की इम्यूनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, कमजोर हो जाती है और इस इम्यूनिटी को असेस करने के लिए हम CD4 सेल काउंट करवाते हैं और अगर CD4 सेल काउंट 200 सेल्स पर mm³ से कम है तो इसका मतलब है क्लाइंट के अंदर सेल्यूलर इम्यूनिटी लगभग खत्म हो चुकी है और ये हमें एड्स कंडीशन होने के बारे में कंफर्म बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is admitted to the acute care unit. Initial laboratory value reveals serum sodium of 170 MEq per L. What behavior change would be most common for this client? हॉस्पिटल में अचानक एक पेशेंट आया और इस पेशेंट में जब आपने सीरम सोडियम लेवल असेस किया तो वो 170 MEq पर L था। इस फाइंडिंग के बिहाफ पर इस क्लाइंट में कौन सा बिहेवियर देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। एंगर, मेनिया, डिप्रेशन, साइकोसिस। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉर्मली हमारे शरीर में सीरम सोडियम का जो लेवल है वो 135 से लेकर 145 MEq पर L यानी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 170 MEq पर L है यानी कि सोडियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। इसे हम हाइपर नेट्रीमिया कंडीशन कह सकते हैं। जब किसी क्लाइंट में सोडियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन हाइपरनेट्रीमिया कहलाती है और हाइपरनेट्रीमिया होने पर पेशेंट के अंदर मेनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेनिया को आप सिंपली पागलपन से याद रख सकते हैं, यानी पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लाइंट खुद को एक जगह रोक नहीं पाएगा, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं समझ पाएगा, लगातार फिजिकल मूवमेंट करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड मेनिया लाइक कंडीशन एंड इट इज oftenly seen in hypernatremia condition. Next question, the nurse is performing pin side care on a client in skeletal traction. Which normal finding should the nurse expect to note when assessing the pin sites? किसी फ्रैक्चर वाले पेशेंट में स्केलेटल ट्रैक्शन लगा है और आपको इस पेशेंट में पिन केयर करना है, पिन साइड केयर प्रोवाइड करना है। पिन साइड केयर प्रोवाइड करते समय आपको इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग नॉर्मली देखने को मिलेगी ये आपको सेलेक्ट करना है, आंसर देना है। ऑप्शन 1, पिन साइड लूज हो सकती है, पिन लूज मिल सकती है आपको। ऑप्शन 2, पिन साइड से क्लियर ड्रेनेज आ सकता है। ऑप्शन 3, पिन साइड पर प्रूलेंट ड्रेनेज हो सकता है, बदबूदार ड्रेनेज हो सकता है। ऑप्शन 4, पिन साइड पर रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है। कौन सी फाइंडिंग स्केलेटल ट्रैक्शन वाले पेशेंट में पिन साइड पर नॉर्मली देखने को मिल सकती है ये आपको बताना है। यहां पर एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों के बीच आपको फर्क पता होना चाहिए, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। अगर मान लीजिए स्केलेटल ट्रैक्शन वाले पेशेंट में पिन साइड पर रेडनेस है,
स्वेलिंग है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को इन्फेक्शन हो चुका है और ये फाइंडिंग नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, हमें डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अगर पिन साइट पर प्रूलेंट ड्रेनेज निकल रहा है, बदबूदार रिसाव निकल रहा है, बदबूदार फ्लूइड निकल रहा है, तो इसका मतलब है क्लाइंट में इन्फेक्शन हो चुका है। हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये चीज नॉर्मल नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन 1 कहता है कि पिन जो है थोड़ा बहुत लूज मिल सकती है, ये चीज भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर पिन साइड पर पिन लूज मिलती है तो तुरंत आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म डॉक्टर। हमेशा जो पिन है वो बोन के अंदर पेनिट्रेट करके लगाई जाती है और ये फिक्स रहती है, ये लूज नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये लूज दिखती है तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ये चीज नॉर्मल नहीं मानी जाएगी। फाइनली आपके पास ऑप्शन 2 बचता है कि अगर आप पिन साइड की जब केयर करने जाते हैं तो वहां पर हल्का फुल्का ड्रेनेज दिखाई दे, क्लियर ड्रेनेज यानी पानी की तरह पारदर्शी फ्लूइड यदि वहां से निकलता है तो ये चीज नॉर्मल मानी जाएगी। एक बार इस चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का पैर है और इस क्लाइंट में इस जगह पर बोन फ्रैक्चर हुई थी और इस फ्रैक्चर को हील करने के लिए यहाँ पर स्केलेटल ट्रैक्शन लगाया गया। एक पिन बोन को आर पार करते हुए लगाई गई है। अब डेली आपको इस लोहे की जो रॉड लगी है, पिन लगी है बोन के अंदर, इसके आसपास के एरिया को क्लीन करना है ताकि यहां से इंफेक्शन क्लाइंट की बॉडी में अंदर ना चला जाए। जब इस पिन साइट की आप केयर करेंगे तो इस पिन जहां पर इंसर्ट हुई है उसके आसपास की स्किन जो है क्रस्ट के रूप में हार्ड रहेगी, उसे आपको धीरे धीरे निकालना होता है। जब आप इस हार्ड स्किन को यहां से रिमूव करते हैं तो इसके रिमूवल के बाद यहां से वाटरी ड्रेनेज निकल सकता है, क्लियर ड्रेनेज निकल सकता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार फिर से देखिएगा, जब पिन साइड केयर आप करते हैं तो यहाँ पर हार्ड स्किन यानी क्रस्ट मौजूद होती है, उसे जब आप रिमूव करते हैं तो इसके रिमूवल के बाद क्लियर वाटरी ड्रेनेज देखने को मिल सकता है और ये चीज नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल के अलावा और भी सोशल मीडियाज के लिंक दिए गए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन्हें भी आप ज्वाइन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए इन सभी सोशल मीडियाज पर रेगुलरली हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा, हेल्पफुल रहेगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले सभी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।